Hello everyone, good evening and welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your चैताली मैम। तो जहाँ हमने ये रिविजन सीरीज़ में ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं, वहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है हमारे लिए, दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसको मैंने दो पोर्शन में डिवाइड किया है। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे मेजर क्वेश्चन जो आते हैं वो है डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ पर, और अगेन नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास में पोटेशियम पर मैंगनेट एंड पोटेशियम क्रोमेट की रिएक्शंस पर। तो यहाँ पर हम दो तरीके से कवर करेंगे, एक तो प्रॉपर्टीज़ डी ब्लॉक की, और साथ में जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ उसकी ट्रिक भी बताऊंगी, और साथ में रेडॉक्स रिएक्शन हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर रिएक्शन में KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ में हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन भी देखेंगे, और साथ साथ में उन दोनों कंपाउंड्स की रिएक्शंस भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं डी ऑर्बिटल में आ रहा है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है? तो फर्स्ट टू ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट और टू। देन आते हैं हमारे, अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो हमने पढ़ा है 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सो ग्रुप 13 to 18 हमारे पी ब्लॉक हैं। तो रिमेनिंग ग्रुप जो बीच में होता है दैट इज़ ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक हमारे होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एक तो सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, हमारे पास यहाँ पर 4 सीरीज़ हैं दैट इज़ 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज़। तो ये हमें कैसे मिलेंगी? तो आपको ये पता है कि हम जब भी हमेशा अगर हम डी ऑर्बिटल या डी ब्लॉक की बात करते हैं तो हमेशा हम n-1d की बात करते हैं, n-1d ऑर्बिटल। तो अगर n की वैल्यू 4 है दैट मीन्स पीरियड नंबर 4 है, तो कौन सा मिलेगा हमें? 3D सीरीज़। अगर n की वैल्यू 5 है तो मिलेगी 4D सीरीज़। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 4, 5, 6 एंड 7 जो हमारी पीरियड रोज हैं वहाँ पर हमें 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज़ मिलेंगी, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है वो अगर 3D ऑर्बिटल में है इसलिए 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ सेम। अब जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है दैट इज़ ट्रांजिशन मेटल। तो हम ये कहते हैं कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल। अब ट्रांजिशन मेटल क्यों? क्योंकि वो S और P के बीच में प्रेजेंट है। तो S की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, P ब्लॉक की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और क्योंकि ये इन द मिडल ऑफ S एंड P ब्लॉक है तो इसीलिए इनके पास प्रॉपर्टी होती है फ्रॉम गोइंग टू S टू P, ये ट्रांजिशन शो करते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ सिमिलर टू कहीं ना कहीं टू S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर आपको S से P ब्लॉक की तरफ जाना है तो वाया D ब्लॉक एलिमेंट्स जाना होगा, और इसीलिए ये ट्रांजिशन इन द मिडल है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन हैं हमारे। तो जो भी पीरियड जैसे 3D, 4D, 5D एंड 6D, इन चारों सीरीज़ में जो सबसे लास्ट एलिमेंट है दैट इज़ जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड कॉपरनीशियम, अगर आप इनको देखेंगे तो ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल होने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होना कंपलसरी है। तो दे शुड हैव इनकम्प्लीट फिल्ड डी सबशेल। तो पूरा डी ऑर्बिटल उनका कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए इन ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर हम एक्सेप्शन किनको कहते हैं? जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, दे आर एक्सेप्शन, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पर वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट दोनों में ही हमारे डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो अगर इसको याद करना हो तो ट्रिक टू रिमेंबर जन्नत CD होगी। तो दैट इज़ जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। तो इसको याद करने का निमोनिक है जन्नत, CD मंस्टेस एंड होगी। फिर आते हैं हम यहाँ पर इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक दैट इज़ टू कैलकुलेट या टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D एलिमेंट्स। तो जो भी 3D सीरीज़ है, अब यहाँ पर आई गेस कि आप सभी को 3D एलिमेंट या 3D सीरीज़ पूरा याद होगा। अगर नहीं याद है तो उसको याद करो, दैट इज़ स्कैंडियम,
टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ये हमारी 3D सीरीज़ है। अब इस 3D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। कैसे? 21 से लेकर 30 तक हमारे पास में यहाँ पर एटॉमिक नंबर गिवन है। अब मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता रही हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला तो एक्सेप्शन आपको देखना है, दैट इज़ क्रोमियम और कॉपर को छोड़ दो। क्रोमियम और कॉपर को छोड़ दो, दैट इज़ 24 और 29 एटॉमिक नंबर। उसके अलावा आपके पास जो भी एटॉमिक नंबर है, सपोज फर्स्ट एग्जांपल मैं लेती हूँ आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। तो आपने क्या करना है, 3D और 4s में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दैट इज़ जो 2 है, फर्स्ट जो 26 का 2 है वो आप s ऑर्बिटल में फिल करेंगे, दैट इज़ 4s2, और क्योंकि 6 बाद में आ रहा है तो दैट इज़ 3d6। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d6 4s2। बेसिकली जो भी हमारा एटॉमिक नंबर है उसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम इज एटॉमिक नंबर 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d1 4s2। कोबाल्ट 27 है तो यहाँ पर आपको होगा 3d7 4s2। तो इसीलिए अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजीली लिखना है, अब मैं ये क्यों बता रही हूँ ये ट्रिक के लिए, क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपको पूछा जाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर, या फिर किसी की आयनिक स्टेट पर। तो जब तक आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है आप उसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप कि यहाँ पर आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए और उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उससे आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एक्सेप्शंस की, दैट इज़ क्रोमियम और कॉपर की, तो अगर हम हमारी ट्रिक फॉलो करते तो क्या होता, 3d4 4s2। पर क्योंकि यहाँ पर 3d5 एक्स्ट्रा स्टेबल है क्योंकि हाफ फिल्ड है और 4s1 ज़्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए ये एक्सेप्शन आ जाता है, बिकॉज ये है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वहीं पर अगर कॉपर की बात करें तो 3d9 4s2 होना चाहिए था, बट क्योंकि 3d10 अगर हम कर देते हैं तो ये है कम्प्लीटली फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और ये है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक्सेप्शन है, बाकी सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूँ, दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हम जनरली क्या बात करते हैं कि अगर हम पीरियड की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर 3D 4D और 5D सीरीज़ में बात कर रहे हैं तो हम अलॉन्ग द पीरियड की बात करते हैं। अलॉन्ग द पीरियड हम ये कहते हैं कि साइज़ हमेशा डिक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में एक हीरो एलिमेंट आता है जिसको हम कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सेम है जो हमने पी ब्लॉक में पढ़ा था। हम क्या कह रहे थे कि अगर डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो वहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अगर डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उनकी शील्डिंग पुअर होगी। पुअर शील्डिंग के कारण यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और इसीलिए साइज डिक्रीज होगा। तो इसको हम कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कोई डिफरेंस नहीं है, टर्म हमने सिर्फ चेंज कर दिया क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स वो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर नेमिंग है, इसीलिए उसको जो शील्डिंग इफेक्ट का नाम है उसको हमने चेंज कर दिया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में। अब यहाँ पर अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ स्कैंडियम से लेकर जिंक तक कैसे साइज़ चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले अगर स्कैंडियम टू मैंगनीज अगर हम देखें, दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो साइज़ डिक्रीज़ होना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है। स्कैंडियम से मैंगनीज़ की बात करो तो स्कैंडियम का साइज़ सबसे ज़्यादा और मैंगनीज़ का साइज़ सबसे कम। फिर आते हैं हम आयरन, कोबाल्ट और निकल पर। आयरन, कोबाल्ट और निकल में क्या हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट दोनों ही इक्वल हो रहे हैं। मतलब एक है हमारा अट्रैक्टिव फोर्स जिसको हम कहते हैं जेड इफेक्टिव,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स है और शील्डिंग इफेक्ट हमारा रिपल्सिव फोर्स है। तो जितना ज़्यादा शील्डिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि अब ये दोनों इक्वल हो गए हैं, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो यहाँ पर साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। तो आयरन, कोबाल्ट और निकल में साइज सेम है। फिर बात करते हैं निकल, कॉपर, जिंक से अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, इसीलिए साइज इंक्रीजेस। तो अगर ऑर्डर की बात करनी है तो स्कैंडियम से मैंगनीज साइज डिक्रीज होगा, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट का साइज सेम होगा, और जैसे ही आप जिंक की तरफ जाएंगे देन साइज अगेन इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो दिस इज़ फॉर ईयर 2023 में पूछा है कि स्कैंडियम इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज़ नॉट, क्यों? सो द क्लियर कट एग्जाम्पल हमारे लिए हमने क्या कहा, ट्रांजिशन एलिमेंट कब कहते हैं, जब उसके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड ना हो इन ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट। तो अगर आप ऑप्शंस को देखोगे, बोथ स्कैंडियम एंड जिंक आयंस आर कलरलेस, तो ये इसका तो कोई डिस्कशन ही नहीं है विथ रिगार्डिंग टू ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर ऑप्शन बी है, इन केस ऑफ स्कैंडियम 3D ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड। अब कैसे पता करोगे, अगेन यहाँ पर हमारा ट्रिक काम करता है। स्कैंडियम है, एटॉमिक नंबर 21, दैट मीन्स 3D1 4s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो हाँ डी ऑर्बिटल यहाँ पर पार्शियली फिल्ड है। जिंक की बात करें तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30, तो इसका मतलब 3D10 4s2 ऐसे फिल होगा, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, जर्कोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक आयनिक रेडियस बिकॉज ऑफ। अब जर्कोनियम एंड हाफनियम कहाँ आते हैं, हमने 3D सीरीज़ की बात करी, 4D सीरीज़ की बात करी एंड 5D सीरीज़ की बात करी। तो अगर आप देखोगे स्कैंडियम, यहाँ पर हमारे पास है स्कैंडियम, येट्रियम एंड लैंथेनम। अगर ग्रुप 3 की बात कर रहे हैं, स्कैंडियम, येट्रियम एंड लैंथेनम। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हाफनियम। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, दैट इज़ अभी हमने पढ़ा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जो भी ग्रुप 3 है, मतलब स्टार्टिंग के तीनों ही सीरीज़ का फर्स्ट एलिमेंट स्कैंडियम, येट्रियम एंड लैंथेनम, तो डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो स्कैंडियम, येट्रियम एंड लैंथेनम का साइज इंक्रीज होगा। पर हमसे पूछा किसके लिए है, जर्कोनियम एंड हाफनियम के लिए, दैट इज़ 4th ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 4D एंड 5D सीरीज़ में ऑलमोस्ट साइज इक्वल हो जाता है। क्यों इक्वल होता है, अभी मैंने बताया, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट इक्वल हो जाए। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर विल बी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सेप्ट ग्रुप 3, अगर आप 4D और 5D सीरीज़ के एटॉमिक रेडियाई कंपेयर करोगे तो पूरी सीरीज़ में आपको सेम एटॉमिक रेडियाई मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी किस पर डिपेंड कर रही है, साइज़ पर और साथ ही साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। तो 3D, 4D और 5D सीरीज़ की बात करें तो 3D सीरीज़ का सबसे कम होना चाहिए। 3D और 4D में कंपेयर करो, 3D एंड 4D में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो साइज़ क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज, तो इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। तो 3D और 4D में 3D की ज़्यादा होनी चाहिए, और 5D और 4D में कंपेयर करें तो क्योंकि यहाँ पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, इसीलिए हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ हो रही है। तो 4D और 5D में कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा 5D की होगी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जैसे अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, तो वो होगा हमेशा 4s ऑर्बिटल से। अब उसके बाद आपको चेक करना है कि वो जो हमारे पास में रिमूवल के बाद जो आयन बचा है वो स्टेबल है या नहीं है। अगर वो स्टेबल है, इसका मतलब आप सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जब भी दोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम बात कर रहे हैं जिंक की, सपोज जिंक के अंदर
हमारा कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैंने कहा कि 4s ऑर्बिटल से रिमूव हो रहा है, इसका मतलब दिस विल बी 4s1। अब अगर मैं सेकंड की बात कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा सेकंड की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या यहाँ से रिमूव होगा? तो जिंक की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, ज़्यादा स्टेबल है, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी होगी। तो आपके पास पूरी सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, आपको पूछा जाता है किसी भी 2 या 3 एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद पूछना है कौन से आयन के लिए। अगर Zn+ है मतलब फर्स्ट एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला है, अगर Zn2+ है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल किया है, तो आपको वहाँ पर स्टेबिलिटी चेक करनी है। फिर हम आते हैं अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। अब देखो बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये सब किस पर डिपेंड कर रही है? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। तो हम क्या कहते हैं कि जैसे ही हम D4 कॉन्फ़िगरेशन तक जा रहे हैं, D4 मतलब D0, D1, D2, D3 एंड D4, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एंड क्रोमियम, ये हो गया हमारा D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो वहाँ तक हमारा मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमा पहुँचेगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमा पे पहुँचेगा। तो अब आप कहोगे कि D5 मैक्सिमा होना चाहिए, क्योंकि D5 तो हमारा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर नहीं होता है। तो सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि D4 तक मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीज़ होगा टू द लोवेस्ट। अब ये डिक्रीज़ क्यों हो जाता है? क्योंकि D5 के अंदर आप मेटालिक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा देखोगे। तो जितनी ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होती है उतनी ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो D1 से D4 मेटल बॉन्डिंग हो सकती है, बट D5 में क्या हो गया? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये किसी से बॉन्ड क्यों बनाएगा? ये ऑलरेडी स्टेबल है तो बॉन्ड क्यों बनाएगा? इसीलिए D1 से D4 वो मेटालिक बॉन्डिंग शो करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, D5 का सबसे कम, और उसके बाद फिर से डिक्रीज़ होने लगता है। तो अगर मैं बात करूँ मैंगनीज एंड टेक्नीशियम, दैट इज़ MnTc, तो यहाँ पर क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए इनका सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं कॉपर निकल या Zn2+ और Fe2+ में, देखो कॉपर का हमने देखा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर Cu+। अगर मैं कह रही हूँ ये 29 है, दैट मीन्स 3d9 4s2 होना चाहिए था, पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10 4s1। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है तो 4s 0 है। 3d10 की बात कर रहे हैं, 3d10 और निकल का एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा? 3d6 एंड 4s2, करेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो, क्योंकि 3d10 है, 3d10 कॉपर का है और फिर निकल का है, तो निकल से कॉपर की आयनाइजेशन एंथैल्पी या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप कंपेयर कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम अगर मैं बात कर रही हूँ जिंक और आयरन की, तो Zn2+ पूछा है, Zn2+ मतलब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है या फिर किसकी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सेम कॉन्सेप्ट है, जितना ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब क्या? कि किसी भी एलिमेंट को उसके पर्टिकुलर एटम में ब्रेक करना हो, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अगर मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा है, जितना ज़्यादा बॉन्डिंग होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर एंथैल्पी लगेगी। तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं? D1 से D4, क्योंकि D1 D4 में क्या है? मेटालिक बॉन्डिंग हो रही है, इसीलिए यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज़ होगी। फिर अचानक से डिक्रीज़ हो जाती है। अब डिक्रीज़ क्यों? क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन हमारा स्टेबल है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसके बाद डिक्रीज़ होने लगते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में भी सेम ट्रेंड है, D1 से D4 इंक्रीज़ होगा और उसके बाद डिक्रीज़ हो जाएगा।
4D 5D और 3D सीरीज़ की बात करें तो 4D और 5D का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होता है क्योंकि मेटल मेटल बॉन्डिंग वो ज़्यादा शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू 3D। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब नाम से समझ आ रहा है इंटरस्टिशियल मतलब जो भी हमारा, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट सारे मेटल्स हैं। मेटल है इसका मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर है, और सॉलिड है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके पास में बीच में वॉइड्स या गैप्स होंगे। तो इस वॉइड या गैप में कोई छोटा साइज का एटम अगर आ जाए, दैट इज़ हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन, जिनका साइज़ तो बहुत छोटा है, तो इसका मतलब उन्होंने इंटरस्टिशियल स्पेस कवर कर ली। इंटरस्टिशियल स्पेस कवर करने के लिए इसीलिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड तो बन गया, पर इसकी प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट आता है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे मेल्टिंग पॉइंट इनका ज़्यादा कंपेयर टू मेटल, इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। दे विल बी मोर हार्ड एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटालिक कंडक्शन तो पॉसिबल है, मेटालिक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन से होता है ऑफ मेटल, तो मेटल को तो हमने कुछ डिस्टर्बेंस नहीं किया इसलिए मेटालिक कंडक्शन भी हो जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ हो जाती है दैट दे आर केमिकली इनर्ट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, दे विल बी हाई टूवर्ड्स हायर स्ट्रेंथ पे चले जाएंगे एज कम्पेयर टू मेटल। पर अगर केमिकल नेचर की बात करें तो दे आर केमिकली इनर्ट। तो इसी के ऊपर हमारे पास 2022 पर क्वेश्चन आया था बेस्ड ऑन इंटरस्टिशियल कंपाउंड विच प्रॉपर्टी दे डज नॉट एग्जिस्ट, या विच इज़ द इनकरेक्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपको यही प्रॉपर्टी है दैट इज़ दे आर केमिकली इनर्ट, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ उनकी ज़्यादा हो जाती हैं। अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, अगेन ये हमने पढ़ रखा है कि पैरामैग्नेटिक नेचर एंड डायामैग्नेटिक नेचर। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट का भी फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है ऑन CO3+ या कोई भी आयन आपको दे दिया और पूछा कि इट इज़ पैरामैग्नेटिक या उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो सकता है। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कोबाल्ट 3+। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर से कॉन्फ़िगरेशन लिखा 3d7 4s2। अब 3+ पूछा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा 3d से, तो कॉन्फ़िगरेशन बचा गया 3d6। अगर नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर। और मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए तो मैंने अप्रॉक्सीमेट मेथड बताया है कि जितने भी नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो उसमें आप 0.75 ऐड कर दोगे तो अप्रॉक्सीमेट मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास आ जाएगा। तो अगर CO3+ की मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है तो 4.75। अब अगर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, सपोज ये पूछा है कि 3.75 किसका मैग्नेटिक मोमेंट है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर से 0.75 रिड्यूस कर दो। 0.75 रिड्यूस करने पर हमारे पास नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 3, और जो भी गिवन ऑप्शंस हैं आपको चेक करना है कि किसका नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो उससे आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ याद दिला देती हूँ कि दिस इज़ दी अप्रॉक्सीमेट मेथड। अगर आपको करेक्ट एवरेज वैल्यू निकालनी है, करेक्ट वैल्यू निकालनी है तो आप इस मेथड से निकालेंगे। दिस इज़ जस्ट दी अप्रॉक्सीमेट मेथड। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी करता है, तो हर बार हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें देखना होता है। बस यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ स्कैंडियम, कि स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है दैट इज़ +3। नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं सीरीज़ में, पहले मेजॉरिटी मैंगनीज़ पर आता है। मैंगनीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है दैट इज़ +7, और उसके बाद अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होता है। दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, स्कैंडियम ओनली प्लस ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है दैट इज़ +3। मैंगनीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एंड देन आयरन, आयरन के अंदर आपको +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलेगी। बाकी सब आपको पता है, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देन स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो देखो यहाँ पर अगेन आपको कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। जैसे स्कैंडियम 2+ और स्कैंडियम 3+ की बात कर रही हूँ, तो स्कैंडियम 3+ ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है। Fe2+ से Fe3+ ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? Fe3+ में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है।
क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम Cr2+ और Cr3+, Cr3+ ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है हमारा T2g इज़ हाफ फिल्ड। आपको पता है d ऑर्बिटल को हम दो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज़ T2g एंड Eg ऑर्बिटल। अगर दोनों में से कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, T2g पहले आता है क्योंकि एनर्जी लेवल कम है, देन Eg। तो अगर T2g हाफ फिल्ड है इसका मतलब दिस इज़ ऑल्सो एक्स्ट्रा स्टेबल। तो अगर क्रोमियम की बात करी जा रही है तो यहाँ पर हाफ फिल्ड है T2g ऑर्बिटल। कॉपर का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दो बार पूछा गया है, कॉपर Cu+ एंड Cu2+ इन एक्वस फॉर्म। तो क्योंकि Cu2+ ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज एक्वस फॉर्म में वो बना लेते हैं हाइड्रेट, और हाइड्रेट बनाने के कारण Cu2+ एक्स्ट्रा स्टेबल है। और अगर आप नॉर्मल बात करें विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट आयंस, मैंगनीज सपोज Mn2+, Fe2+, Cr2+ और CO2+, अगर आपसे पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर आयंस हैं और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन में कहीं पर आपको दिख रहा है कि वो हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हैं तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे। देन उसमें चेक करना है नेक्स्ट हमारे पास में T2g और Eg ऑर्बिटल, अगर वो हाफ फिल्ड हैं तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएंगे। बस इसी तरीके से आप पूरी सीरीज़ या स्टेबिलिटी ऑर्डर कर सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक जो यहाँ पर आता है हमारा, दैट इज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, जितनी ज़्यादा वैल्यू उसकी पॉजिटिव वैल्यू, उतना ही ज़्यादा वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन या आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है दैट इज़ बेस्ड ऑन कॉपर, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का निगेटिव में आता है। तो कॉपर ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। और अगर आप इसकी बात करें कि इसकी रिएक्टिविटी कैसे चेंज होगी, तो कॉपर कैन नॉट रिलीज H2 गैस फ्रॉम एसिड। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि अगर आपको जिंक दे दिया, कॉपर दे दिया और आयरन दे दिया और पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं कर सकता फ्रॉम HCl, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है दैट इज़ कॉपर, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है इसीलिए वो H2 गैस रिलीज नहीं कर सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा, टेंडेंसी टू फॉर्म आयन उतना ही कम होगा। अगर आपको बात करनी है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये भी मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया है कि जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू उतना ही ज़्यादा वो बिहेव करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर क्लियर मैंने मेंशन कर रखे हैं आयंस, दैट इज़ Mn3+ और CO3+, ये एक्ट करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सेल्फ रिड्यूस करने की टेंडेंसी। और अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो Ti2+, वेनेडियम 2+ एंड क्रोमियम 2+, ये जो तीन आयंस हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये वाले पर तो हमारे पास में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, दैट इज़ Ti2+, V2+ एंड Cr2+, क्या ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे? तो येस, बिकॉज इनके पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दिखाने के लिए, तो ये आगे ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो मैंगनीज 3+ एंड CO3+। तो आई होप कि मेजॉरिटी ऑफ सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आप यहाँ पर डिस्कस करी और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये समझ आया। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, सो दैट दे कैन गेट द ईजी ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक यू।